हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गोहाना से आपको बता दें, जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल अनाज मंडी का दौरा करेंगे। अनाज मंडी में किसान कैंटीन का करेंगे लोकार्पण। बरौदा हलके में कई जनसभाओं को भी जेपी दलाल संबोधित करेंगे। बुटाना, नूरनखेड़ा, भावड़ और निजामपुर में जनसभाएं करेंगे और कई विकास कार्यों का भी शुभारंभ करेंगे कृषि मंत्री। आज गोहाना के दौरे पर जेपी दलाल, जहां पर किसान कैंटीन के लोकार्पण के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जनसभाएं करेंगे, कई विकास कार्यों का भी शुभारंभ करेंगे। बुटाना, नूरनखेड़ा, भावड़ और निजामपुर में जनसभाएं करने वाले हैं कृषि मंत्री। यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे, कई विकास कार्यों का शुभारंभ भी करेंगे कृषि मंत्री। तो अभी हाल ही में कृषि मंत्री जेपी दलाल को बरौदा का प्रभारी भी बनाया गया है और ऐसे में अब जेपी दलाल गोहाना में जाकर बरौदा हलके में अपना बिगुल एक तरीके से कहा जाए फूंक रहे हैं और चुनाव की तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव कब होंगे अभी फिलहाल ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और ऐसे में वहां पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। जेपी दलाल को बरौदा का प्रभारी बनाया गया है उपचुनाव के मद्देनजर और ऐसे में आज कृषि मंत्री जेपी दलाल बरौदा का दौरा भी करेंगे और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बुटाना, नूरनखेड़ा, भावड़ और निजामपुर में जनसभाएं होनी हैं। कई विकास कार्यों का भी शुभारंभ करेंगे कृषि मंत्री। तो कुछ विकास कार्यों के रूप में लोगों को लुभाने की कोशिश की जाएगी, वहीं साथ साथ अब लोगों से सीधा संवाद, सीधा जुड़ेंगे तो जाहिर तौर पर उपचुनाव में अपनी पार्टी को वोट डालने के लिए अपील भी करेंगे जेपी दलाल, जो कि कृषि मंत्री हैं और उन्हें बरौदा का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर सिरसा से सीधा रुख करते हैं। वहां पर पीटीआई टीचर्स अपना रोष जताने वाले हैं। बर्खास्त पीटीआई टीचर्स जो लगातार हल्ला बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, अब अपना रोष जताएंगे। चरखी दादरी में पुलिस बल प्रयोग से नाराजगी है। सुबह 11 बजे पीटीआई टीचर्स विरोध करेंगे। पिछले 105 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और जिस तरीके से चरखी दादरी में पुलिस बल का प्रयोग किया गया है उससे पीटीआई टीचर्स में काफी नाराजगी है। ये पीटीआई टीचर्स जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, उन्हें उनकी नौकरी से और अपनी नौकरी की बहाली को लेकर ये पीटीआई टीचर्स लगातार धरने पर बैठे हुए हैं पिछले 105 दिनों से, लेकिन इनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। वहीं चरखी दादरी में पुलिस बल का उपयोग किया गया जब इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तो ऐसे में अब ये पीटीआई टीचर्स आज फिर उसी लाठीचार्ज को लेकर, उसी पुलिस बल के प्रयोग को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे और अपनी नौकरी बहाली को लेकर लगातार 105 दिनों से धरने पर बैठे हैं पीटीआई टीचर्स। इन पीटीआई टीचर्स को नियमों का उल्लंघन करने के मामले में बर्खास्त कर दिया गया था सरकार द्वारा और अब ये अपनी नौकरी बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं। और अब रुख करेंगे बड़ी खबर का गुरुग्राम से, जहां पर होम आइसोलेट कोरोना मरीजों के लिए। तो आज गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल, जहां पर हरियाणा इंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की बैठक आयोजित हो रही है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में। सीएम इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें
सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। आपको बता दें, हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी यानी कि युवाओं की नौकरी को लेकर चर्चा की जा सकती है। इस पॉलिसी को लेकर क्या मंथन होता है, इस खबर पर जानकारी के साथ मनोज वशिष्ठ हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। मनोज, कितनी अहम ये बैठक मानी जाए युवाओं को लेकर? क्या इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जो गुरुग्राम में आज आयोजित हो रही है? बिल्कुल नंदिनी, बताना चाहूंगा आज ये जो बैठक है इसका आयोजन किया जा रहा है। लगभग 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे। आज जो हरियाणा में उद्यम और रोजगार नीति पर मंथन होने जा रहा है नंदिनी, और इसमें जो एसोसिएशन के लोग हैं, जो उद्यमी एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, उनको भी बुलाया गया है। और इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, इसके बाद ही मीडिया को इसके बारे में बताया जाएगा। जी नंदिनी। जी बिल्कुल मनोज, और ये बैठक कितने बजे शुरू हो जाएगी? इस बैठक में जैसा कि आप बता रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर डेप्यूटी सीएम तक, तो जाहिर तौर पर युवाओं के रोजगार को लेकर ही मंथन होगा और युवाओं के लिए कुछ अच्छा सा निकल कर आ सकता है इस बैठक के बाद, ये तो कहा जा सकता है कम से कम। बिल्कुल पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष हमलावर कर रहा है बेरोजगारी को लेकर, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार जो है कुछ अच्छे फैसले लिए जाएंगे। जो हरियाणा के बेरोजगार युवक हैं, उनको अब कम से कम उज्जवल भविष्य की तरफ देखा जा सकता है। जी चलिए मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। तो इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से, कोरोना को लेकर होम आइसोलेट, कोरोना मरीजों के लिए डॉक्टर्स की तैनाती। 24 आयुष डॉक्टर्स को तैनात किया गया, घर घर जाकर होम आइसोलेट मरीजों की देखरेख करेंगे। डॉक्टर्स से पहले आशा कार्यकर्ता मरीजों का रिकॉर्ड लेंगी। तो होम आइसोलेशन में जो मरीज रह रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए अब आयुष डॉक्टर्स को तैनात किया गया है। 24 आयुष डॉक्टर्स शहर भर में होम आइसोलेट हुए तमाम पेशेंट्स की देखरेख करेंगे। घर घर जाकर इन मरीजों की देखरेख की जाएगी। डॉक्टर्स से पहले आशा कार्यकर्ता इन मरीजों का रिकॉर्ड भी लेंगे। और लगातार हमारे साथ गुरुग्राम से मनोज बने हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए काफी आवश्यक भी है, ये काफी अहम है कि जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं उनकी हेल्थ की भी मॉनिटरिंग की जाए। और अब माना जाए कि अब तक तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था कि कोई डॉक्टर जा रहा हो या उनके होम आइसोलेशन में स्पेशली उनका चेकअप किया जा रहा हो, लेकिन अब इस तरह की तस्वीर गुरुग्राम में नजर आएगी, क्या कहा जाए? देखिए नंदिनी, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के संक्रमण काफी तेजी से पैर पसार रहा है। कल भी 279 मामले सामने आए हैं और अब तक 168 लोगों की मौत हो चुकी है नंदिनी। लगभग 2600 लोग जो हैं वो होम आइसोलेटेड हैं। एक यानी कि जितने 2842 मामले गुरुग्राम में अभी तक एक्टिव हैं, जिसमें से 2600 लोग घर पे रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए 24 आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जो घर घर जाकर उनकी हेल्थ की मॉनिटरिंग करेंगे। उन्हें अगर इलाज की जरूरत है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। तो इन तमाम तरह की सुविधाओं के लिए इन 24 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। और इन डॉक्टरों के जाने से पहले आशा वर्कर इन मरीजों के घर में रेगुलर जाएंगी और उनका तापमान, उन्हें भी किसी चीज की जरूरत ना हो, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सब जांच करेंगी। तो ये बहुत अच्छा कदम कहा जा सकता है, क्योंकि इन 2600 मरीजों को होम आइसोलेट तो कर दिया जाता है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। तो स्वास्थ्य विभाग की एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल कही जा सकती है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, इसको कुछ इसी तरीके से कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही, लेकिन ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था कि होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनकी हेल्थ की भी मॉनिटरिंग हो। क्योंकि ऐसा देखा गया है कई केसेस में कि वो कोरोना नेगेटिव तो आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में कई तरह की परेशानियों, चाहे लंग्स इन्फेक्शन हो, फिर चाहे बहुत एक्सट्रीम वीकनेस हो, इस तरह की परेशानियों से मरीज जूझे। तो अगर उनकी हेल्थ की मॉनिटरिंग की गई होती तो बाद की परेशानियों को शायद उन्हें नहीं देखना पड़ता। मनोज। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे करनाल से। आपको बता दें बड़ी खबर, उचानी में रीजनल कृषि केंद्र में पहुंचेंगे जेपी दलाल। सुबह 11 बजे करनाल पहुंचेंगे कृषि मंत्री, सेंटर के वैज्ञानिकों के साथ भी करेंगे
वहीं बहादुरगढ़ नगर परिषद ने आईडीबीआई बैंक को नोटिस जारी किया है। दरअसल ये जो मामला है 88,68,000 रुपए के फ्रॉड का मामला है। परिषद ने बैंक से 88,68,000 रुपए ब्याज समेत वापस मांगे हैं। दरअसल क्लोन चेक्स के जरिए राम आश्रय नाम के शख्स ने प्रधानमंत्री आवास योजना के खाते से 88,68,000 रुपए निकाल लिए। नगर परिषद का ये खाता आईडीबीआई बैंक में था। फ्रॉड करने वाले ने 8 अलग अलग चेक लगाकर इस बड़ी रकम को निकाला। उन चेकों पर नगर परिषद के ईओ और चेयरपर्सन के नकली हस्ताक्षर भी किए गए। परिषद ने अब खातों की जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अगस्त 2018 को यह खाता खोला गया था। और इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण धनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, देखिए काफी बड़ी रकम है ये, और ऐसे में इतना बड़ा फ्रॉड हो जाना बैंक की बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं है। तो ऐसे में अब आगे क्या कार्रवाई इस पर? जी बिल्कुल नंदिनी, ये जो बैंक के साथ फ्रॉड हुआ, राम आश्रय नाम के शख्स ने जो चेक अलग अलग लगवाए, जुलाई 2020 से ये शुरू हुआ और अगस्त में तक 8 चेकों के जरिए 88,68,000 रुपए निकाले गए। नगर परिषद के अधिकारियों ने भी और नगर परिषद चेयरपर्सन ने भी अपने स्तर पर जब जांच पड़ताल की है, जैसा कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, उन्होंने पाया कि जो नगर परिषद ने आईडीबीआई में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का खाता खुलवाया था वो ईओ कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर से खुलवाया गया था। उसमें सिंगल सिग्नेटरी अथॉरिटी ईओ के पास थी और ईओ के हस्ताक्षर के जरिए ही जो पीएमएफवाई का जो पोर्टल है जिसके जरिए लाभार्थी के हाथों खाते में पैसे ट्रांसफर होते हैं, उसी के जरिए पैसे ट्रांसफर होते भी है। लेकिन जिन चेकों के जरिए बैंक ने नगर परिषद के खाते से राम आश्रय के खाते में पैसे डाले हैं, उन चेकों पर 2 अधिकारी ईओ और चेयरपर्सन के हस्ताक्षर हैं, जबकि जो खाता खोला गया था वो सिर्फ ईओ के हस्ताक्षर से खोला गया था, सिंगल सिग्नेटरी अथॉरिटी। और जो चेक पास किए गए वो डबल सिग्नेटरी से खरीद किए गए। दूसरा, जो चेक पास किए गए हैं उनका जो पैटर्न है वो 2020 में आईडीबीआई ने लॉन्च किया था, जबकि नगर परिषद को जो बताया गया कि 2018 में चेकबुक दी गई थी। तो नगर परिषद के चेयरपर्सन और अधिकारियों का यही कहना है कि जो जिस चेकबुक के चेक निकाले गए हैं वो चेक क्लोन किए गए हैं या फिर वो चेक नकली तैयार किए गए हैं। इसलिए लीगल नोटिस के जरिए नगर परिषद ने आईडीबीआई बैंक से अपने पैसे वापस मांगे हैं, वो भी ब्याज सहित। जी बिल्कुल, देखिए बैंक की तो सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही है प्रवीण ये, क्योंकि जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि ईओ के सिग्नेचर पर ही ये जो खाता है वो खोला गया था, लेकिन यहाँ पर 2 अधिकारियों के जाली सिग्नेचर्स के जरिए अब वो चेक क्लोन चेक था कि नकली चेक छपवाया गया था। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन ये सीधे तरीके से जो पूरी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं बैंक इसमें लापरवाह बना रहा। बैंक जो कर्मी थे वो समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से अब आगे क्या बैंक की तरफ से रिएक्शन आया है कि क्या वो नगर परिषद का भुगतान करेगी जो लॉस हुआ है नगर परिषद के अकाउंट से? नगर परिषद के अधिकारियों का यह कहना है कि बैंक सांकेतिक तौर पर तो राजी हो गए, लेकिन अभी तक बैंक की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई कि पैसे लौटा रहे हैं। जहां तक लापरवाही की बात करें, बैंक के एंड पर तो लापरवाही है ही है, नगर परिषद के एंड पर भी लापरवाही है, क्योंकि नगर परिषद के पास अभी तक वो चेकबुक नहीं है जो 2018 में जारी की गई। हालांकि बैंक कहता है कि 2018 में चेकबुक जारी की गई, लेकिन ये सेपरेट इश्यू हो जाता है जब 2020 के पैटर्न की चेकबुक से क्लियरेंस किए गए हैं, जो पैसे निकाले गए हैं, तो 2018 और 2020 की चेकबुक में काफी डिफरेंस आ जाता है। हाँ, नगर परिषद की नेग्लिजेंस ये जरूर बनती है कि उनके पास जो चेकबुक भेजी गई वो चेकबुक कहाँ है, इसलिए उनको नगर परिषद को अलग से संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन 2020 के चेक पैटर्न से जो चेक निकाले गए हैं उससे बैंक की साफ साफ लापरवाही नजर आ रही है। लापरवाही का एक और नमूना मैं बताता हूँ कि नगर परिषद के जो एमई हैं उनके कोई नाम का सैलरी अकाउंट भी आईडीबीआई बैंक में है। उनको एक चेकबुक इश्यू की गई जिसमें जो सीरियल नंबर था उस सीरियल नंबर के पहले 10 चेक उस चेकबुक के अंदर हैं ही नहीं। जी। जो अमन राठी के नाम की जो चेकबुक है उसमें सरवजीत कौर के नाम के भी चेकबुक जोड़ दिए गए हैं। बिल्कुल प्रवीण, कुल मिलाकर कहा जाए इस मामले को देखकर तो एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं नगर परिषद बैंक्स की भी रही है और बड़े स्तर पर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है, पूरी प्लानिंग पूरी साजिश के साथ। अब देखते हैं इसमें कार्रवाई क्या होती है आगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका जानकारी के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना को लेकर आपको अपडेट दे देते हैं। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 2024 नए मामलों की पुष्टि। वहीं गुरुग्राम में 289, फरीदाबाद में 221 नए केसेस,
सोनीपत में 186, हिसार में 155 नए मामले, वहीं कुरुक्षेत्र में 131, पंचकुला में 121 नए केसेस, रेवाड़ी में 117, अंबाला में 90 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 18 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 1273 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,20,578 केसेस हैं, जिनमें से 2863 मरीजों ने कोरोना को एक दिन में मात भी दे दी है। प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तो चलिए कोरोना को लेकर अपडेट फरीदाबाद का जान लेते हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता फरीदाबाद से जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, अगर बात करें फरीदाबाद की, देखिए कोई ऐसा दिन नहीं जब आंकड़े सामने ना आ रहे हो। हर दिन फरीदाबाद की बात करें तो 250 से 300 के बीच में आंकड़े आते हैं, जो वाकई डराने वाली तस्वीर है कि आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं किसी भी दिन। जी बिल्कुल नंदी, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद एक औद्योगिक एरिया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां हैं और उसके बाद में यहाँ पे जो कोरोना का विस्तार है वो बड़े ही भयंकर तरीके से हो रहा है। लोग फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। सब्जी मंडियों में जाएं तो वहाँ भीड़ लगी रहती है। अनाज मंडी का सीजन शुरू हो चुका है, कपास की आवक शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो डरा देने वाले हैं। बावजूद इसके यहाँ पे लोग कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पे मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अगर मौतों के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे जो मौत के आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। रिकवरी रेट भी 90 से ऊपर है, 90% से ऊपर है। लेकिन कहीं ना कहीं कर कोरोना के जो बढ़ते हुए मामले हैं वो बहुत ज़्यादा भयावह हो चुके हैं। जी नंदी। चलिए संजय, बिल्कुल रिकवरी रेट अगर कंपेयर करें तो और शहरों के कंपैरिजन फरीदाबाद में काफी अच्छा है। 90% की आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण यही माना जाए कि लोगों की लापरवाही का जो स्तर है वो हर दिन के साथ बढ़ा है, इसलिए मामले कम नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों की जो लापरवाही है वो कोरोना के मामलों को लेकर सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। यहाँ पर लोग किसी भी तरीके से कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। शुरू में प्रशासन ने, पुलिस ने सख्ती दिखाई, उसके बाद राजनीतिक दबाव के चलते वो मामला भी लगातार चालानों से घट के इस स्तर पे आ गया कि पुलिस भी अब थोड़ी नरमी दिखा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कर अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन रिकवरी रेट है वो राहत पहुंचाने वाला है। चलिए शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए। फरीदाबाद की स्थिति साझा करने के लिए हमारे साथ लाजपत जुड़े हैं सोनीपत से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सोनीपत की स्थिति बताएं लाजपत। 24 घंटे में 186 के लगभग मामले सामने आए हैं, बेहद डराने वाला आंकड़ा ये भी। जी बिल्कुल नंदनी, 166 का जो मामला सामने आया सोनीपत में, दहशत का माहौल जरूर है, लेकिन दहशत उन लोगों के लिए जो शिक्षित लोग हैं। लेकिन कुछ माइनर लोग हैं जो इस बात को हल्के में ले रहे हैं, और ये काफी बड़ी बात है। कोरोना की दहशत लोगों में बिल्कुल खत्म भी हो चुकी है और कुछ लोगों में दहशत भी है। तो लगातार प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इस पर काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं न कहीं अगर बात करें प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रशासन की लापरवाही इसलिए कि जो भीड़ भड़ाके के एरिए हैं उन पर जो प्रशासन की पैनी नजर रहनी चाहिए, ताकि भीड़ ना होने दी जाए। क्योंकि ऐसे में अगर नंदनी एक भी कोरोना का पेशेंट अगर उस भीड़ में जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा पेशेंट लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नंदनी, ये जो वो पेशेंट हैं जिनका अब मौसम की वजह से भी जो तबीयत बिगड़ती है और उनको कोरोना भी मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अभी टेस्टिंग बाकी है, लेकिन जब टेस्टिंग होती है तो उनको कोरोना मिलता है। अब जो मौसम भी चेंज हो रहा है नंदनी, ऐसे में लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। इस टाइम जो है ये समय है, इस टाइम डेंगू और मलेरिया का भी प्रकोप होता है और अब कोरोना का। तो लोगों से हरियाणा न्यूज की तरफ से एक अपील है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और कोरोना की लड़ाई से बचें और मास्क का और सैनिटाइजर का। सही पॉइंट आपने उठाया लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये जो मौसम में बदलाव हो रहा है ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग
बीमार होते हैं, कभी कोई डेंगू का शिकार हो रहा है, मलेरिया का शिकार हो रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव भी लोग आ रहे हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। तो ऐसे में यही अपील कि अपना जरूर ध्यान रखें। इसी के साथ ही हल्का हलचल में फिलहाल इतना ही।